हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये। जो ऑब्स गाइनी की सीरीज हम डाल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पशिया मिला करके जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कई बार पूछा जा चुका है एमपी एमएसयू में। एमपी की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो जून 2019 और अक्टूबर 2022 में रिपीट क्वेश्चन आया है। ठीक है, फाइनल ईयर एमबीबीएस का, है ना, ऑब्स गाइनी के अंदर। चलिए देख लेते हैं फटाफट, मैनेजमेंट पर आ जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट पूछा गया है। एक तो हमने बता दिया था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन था, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स थे, उसका मैंने एक लेक्चर बना दिया है। उसके सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ट्रीटमेंट इज, अब चलो स्टार्ट करते हैं। द ट्रीटमेंट इज मोस्टली एम्पेरिकल एंड सिम्टोमेटिक। जो हमारे पास टीम्परेंट ट्रीटमेंट है वो एम्पेरिकल है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को कम करने की दवाई देंगे। अगर इडीमा हो रही है तो इडीमा को कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है, तो व्हाइल मेजर्स आर डायरेक्टेड टू रिलीव इडीमा एंड हाइपरटेंशन, दोनों को कम करने के लिए हमारे मेजर्स रहते हैं। प्रोटीन यूरिया जो रहता है, प्रोटीन यूरिया रहता है ऑटोमेटिकली सबसाइड्स विद द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे जैसे आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करोगे, प्रोटीन यूरिया अपने आप सबसाइड हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में अगर हम डाइट के थ्रू भी प्रोटीन यूरिया को, मतलब प्रोटीन यूरिया से जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम डाइट के थ्रू फुलफिल करते हैं। प्रोटीन्स की 100 ग्राम प्रोटीन पर डे लेने का एडवाइज की जाती है। आगे बढ़े, ये सिंपल से समझ में आया गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का। अब आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले हर चीज में, अगर क्वेश्चन में तुमने तुम्हारे बहुत ऑप्स गाइनी के जो पेपर होता है, ऑप्स गाइनी का जो पेपर होता है उसमें अगर आपने मैनेजमेंट की बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस में मैनेजमेंट पूछा जाता है। ठीक है, और मैनेजमेंट में अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट लिख दी है, ये सभी में हो सकता है, पीडिया में भी कर लोगे आप, मेडिसिन में भी कर लोगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीट मैनेजमेंट लिख दिया तो टीचर खुश हो जाता है कि भाई क्या मस्त, उसने जो शुरुआत है वो बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो टू स्टेबलाइज हाइपरटेंशन को स्टेबलाइज करना है, टू प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेशन टू सीवियर, क्या होगा हाइपरटेंशन के बाद क्या आता है, प्री एक्लेम्पशिया की तरफ। प्री एक्लेम्पशिया की तरफ ना बढ़ पाए उसको प्रिवेंट करना रहता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द एक्लेम्पशिया, याद करने का तरीका ये है भाई, प्री एक्लेम्पशिया की तरफ नहीं बढ़ने देना है, फिर उसके बाद एक्लेम्पशिया की तरफ भी नहीं बढ़ने देना है, और साथ में कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करना है। तो तीन चार चीजें हैं, 5 पॉइंट्स में हमें याद कर लो। प्री एक्लेम्पशिया को रोकना है, एक्लेम्पशिया को रोकना है, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है, फिर और सब कुछ रोक लिया। अब उसके बाद अल्टीमेटली हमें क्या करना था, प्रेग्नेंट थी लेडी तो हमें डिलीवरी ऑफ द बेबी करना था। तो डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी लिखा हुआ है इन ऑप्टिमल टाइम, मतलब सही टाइम पे याद रखना है। ऑप्टिमल टाइम में बेबी की डिलीवरी करवानी। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द मदर। अब डिलीवरी हो गई, उसके बाद क्या आएगा, डिलीवरी के बाद भी हमें मदर को वॉच करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर, जो हेल्थ है उसको सही करना है। इन परप्यूरियम में आ जाओ। स्पेलिंग तुम लोग याद कर लेना, मुझे भी याद नहीं होती है। परप्यूरियम वैसे सही लिखी है स्पेलिंग। ठीक है, परप्यूरियम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। वाइवा के अंदर अगर आपने परप्यूरियम वर्ड ले लिया तो वो पूछेगा परप्यूरियम से रिलेटेड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परप्यूरियम। तो परप्यूरेशन की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब बेबी हो जाने के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम परप्यूरियम बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, और स्पेसिफिक में आ जाओगे तो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, पहले बेबी डिलीवर होता है फिर प्लेसेंटा डिलीवर होता है। डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा से लेकर के 6 वीक्स तक। 6 वीक्स का मतलब क्या होता है, 42 डेज। इसको आप परप्यूरियल पीरियड बोलते हो, पीरियड ऑफ द चाइल्ड बर्थ। लेकिन रिसेंट एसीओजी की गाइडलाइंस जो हैं, उन्होंने बोला है इसको फोर्थ ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी पता होना चाहिए अगर टीचर और एक्स्ट्रा पूछना चाहे तो। फोर्थ ट्राइमेस्टर, सॉरी, फोर्थ ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी।
तो फोर्थ ट्राइमेस्टर में तो हमने पता है कि ट्राइमेस्टर जो रहता है प्रेगनेंसी, ठीक है, जो ट्राइमेस्टर रहता है वो 3 मंथ के लगभग रहता है, तो ये 12 वीक्स का बोला गया है रिसेंट वाला जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, परप्यूरियम के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करते हैं। क्या 6 पॉइंट्स हैं जो आप पेपर में आपको लिखना है? पेपर में लिखने के हिसाब से अगर ये 6 पॉइंट फॉलो कर लोगे, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो होम मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, फ्लो चार्ट बनाना है, और मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर परप्यूरम। थोड़े बड़े बड़े लग रहे होंगे लेकिन बहुत छोटा छोटा इन सब में लिखना है। ठीक है, और होम मैनेजमेंट में भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। होम मैनेजमेंट में क्या आता है, वैसे तो आइडियली सारे पेशेंट्स को जो है हमें एडमिट करना रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई होम मैनेजमेंट का कोई नो प्लेस ऑफ होम मैनेजमेंट इन एन स्टेब्लिश्ड केस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया। अगर कोई स्टेब्लिश्ड केस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया है कि हमें डायग्नोज हो गया है कि भैया ये इसको ब्लड प्रेशर भी है, बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन भी है, प्लस प्रोटीन यूरिया भी है। मैंने पिछली क्लास में समझाया हुआ है क्या होता है प्री एक्लेम्पशिया, क्या होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्या होता है एक्लेम्पशिया। तो यहाँ पे कोई होम मैनेजमेंट की कोई जगह नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर इतने सारे केसेस होते हैं कि हम सबको हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर हमें नॉन सीवियर नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो हम बोलते हैं भाई तुम घर पे ही रहो, घर पे मॉनिटर करो, बीपी मॉनिटरिंग करो अपने आसपास के। बोला जाता है कि आसपास की आंगनवाड़ी में रोज जाओ, अपना बीपी नपाओ और चेक करके लिखो एक नोट करके, और फिर अगले हर 15 दिन में तुम वीकली विजिट्स पे एंटीनेटल चेकअप करवाओ। ठीक है, ये चीज हो जाती है। और क्या होम मैनेजमेंट में फिर उसको करते हैं कि भैया रेस्ट लेना है, आपको रेस्ट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिया है तो वो प्रोटीन डिप्लीट, बॉडी में अंदर डिप्लीशन हो रहा होगा, तो हमने प्रोटीन डाइट बोल दिया। और पेशेंट इन्वेस्टिगेटेड एंड चेक, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें चेक करना है और इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी है। ठीक है, होम मैनेजमेंट इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सारे ज्यादातर लोगों को एडमिट करना है, आइडियली एडमिट करो भाई, ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि आप होम मैनेजमेंट ट्रीट करो प्रीक्लेम्स के एस्टेब्लिश्ड केस को। हाँ, ये बेसिक बता रहा हूँ, बुक किताब दत्ता में यही लिखा था कि अगर हमारा जो पेश इंडिया के डेवलपिंग कंट्रीज में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबको एडमिट करें, इसलिए कुछ लोग केसेस में हमें उन्हें घर भी भेजना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे आ जाओ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे 6-7 पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं बता देता हूँ। एक तो रेस्ट लेना है, ठीक है, फिर डाइट सुधारना है, फिर डायूरेटिक्स पे ध्यान देना है। डायूरेटिक्स यानी कि यूरिन को डाइल्यूट करने वाली ड्रग्स, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ द यूरिन। फिर एंटी हाइपरटेंसिव लेना है, एंटी हाइपरटेंसिव लेना है, और अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है तो उसको सुधारना है। ठीक है, ये जो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स है, इन पर हमें बात करनी। सबसे पहले रेस्ट पर आ जाओ। रेस्ट से होने से क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, यूटेराइन ब्लड फ्लो बढ़ता है, और बीपी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो डायूरेसिस अपने आप होगा। ठीक है, और जब यूटेराइन ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब यूटरस का जो परफ्यूजन है वो बढ़ गया, तो साथ में प्लेसेंटल परफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन प्लेसेंटल परफ्यूजन, ये 2 पॉइंट्स इन्होंने लिखना है हमें। बीपी तो कम हो जाएगा, तो हमारे जो एम है वो धीरे धीरे वैसे ही कम हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। डाइट में क्या करना है अब जब अगर उसको प्री एक्लेम्पशिया है, यानी कि हाइपरटेंशन के साथ साथ में भी उसका जो प्रोटीन है वो यूरिन में जा रहा है। ठीक है, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें डेली डेली देना है, रोज प्रोटीन खिलाना है, लगभग किताब के हिसाब से 100 ग्राम पर डे। ठीक है, साल्ट को परमिट करना है, ऐसा नहीं है कि साल्ट रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि बीपी बढ़ा हुआ है तो साल्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वाला रीजन है ही नहीं है कि सॉल्ट के कारण आपका बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, साल्ट परमिट है रहता है, कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, फ्लूइड को दिया जा सकता है। ठीक है, पानी पिएगी वो अच्छे से। जो कैलोरीज है वो लगभग 1600 कैलोरीज पर डे के हिसाब से हमारा उसका इनटेक, कैलोरी इनटेक रहता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, आगे बढ़े, ये 4 पॉइंट्स पर डाइट में लिख देना है। डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक्स का मतलब है कि जो यूरिन को डाइल्यूट करेगा, यानी कि बॉडी फ्लूइड को कम करेगा। तो यहाँ पे अगर बहुत अननेसेसरी यूज नहीं करना है, अवॉइड, यही बुक में लिखा है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा कंपेलिंग रीजंस, मतलब अगर
मतलब कंपल्शन है यूज करने का, तभी हमें यूज करना है। तो कौन कौन से रीजंस है? सबसे पहले तो कार्डियक फेलियर है, ठीक है, कार्डियक फेलियर में आपको यूज करना है, कार्डियक फेलियर है। फिर पल्मोनरी इडीमा अगर हो रहा है तो हम दे सकते हैं, अलोंग विद सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ दे सकते हैं, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कि अगर इडीमा भी करवा रही हैं तो फिर हम डायूरेटिक्स उनके साथ में देना पड़ेगा। और मैसिव इडीमा अगर है, जिस जो कि फीमेल जो लेडी है उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम मैसिव इडीमा के लिए भी डायूरेटिक्स देंगे। मेजोरिटी में जो लेसिक्स जो रहता है, सॉरी इसको स्पेलिंग हल्का सा मिस जो है, तो यहाँ पे सॉरी लेसिक्स, लेसिक्स मतलब फ्यूरेसिमाइड, ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसको आप ध्यान रख लेना, अगर एक्स्ट्रा लिखना डायूरेटिक्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो रहता है आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़े, फिर एंटी हाइपरटेंसिव्स की बात करनी है। द इंडिकेशंस आर, अब एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स देना है उसके भी इंडिकेशंस होते हैं, तभी हमें वो ड्रग्स देना है। persistent high blood pressure especially where the diastolic blood pressure is 110 mmHg से ज्यादा अगर होता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करना है। सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया है टू ब्रिंग डाउन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, बहुत ज्यादा प्रीएक्लेम्पसिया है तो भी हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स आप यूज कर सकते हो? आप मिथाइल डोपा का यूज कर सकते हो, आप लेबिटालोल का यूज कर सकते हो, आप निफिडिपिन का यूज कर सकते हो, आप हाइड्रालाजीन का यूज कर सकते हो, आप सोडियम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये ड्रग्स का आप यूज कर सकते हो एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में। आगे बढ़े तो ये बता दिया मैंने, मिथाइल डोपा क्या होता है, ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटी एड्रेनर्जिक एक्शन इसका होता है। लेविटोलॉल क्या होता है? एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जैसे आप बोलते हो। निफिडिपिन पता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। हाइड्रोलाजीन वस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांचवे में आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया इतना समझ में आया। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, ये छोटा सा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या क्या हो सकता है, जब कब बोलते हैं? सबसे पहले जो बीपी है अगर 160 और 110 से ज्यादा आ रहा है ना, सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 110, तो हम बोलेंगे कि वो उसका हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है। या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर 125 mmHg से ज्यादा आ रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड, तब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लेम्शिया इज, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कब तक, ड्यूरेशन कब तक हमें ट्रीट करना है उस पेशेंट को, अगर उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्रीक्लेम्शिया है, तो प्रीक्लेम्शिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वो होता है, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या लिखा है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब डिलीवरी हमें करवानी है जल्द से जल्द। डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ प्रेगनेंसी, कितना सीवियर है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसा आ रहा है, दवाई दी वो रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है। मैटरनल एंड फीटल इवेल्युएशन रिपोर्ट, मैटरनल फीटल इवेल्युएशन रिपोर्ट कैसी, ये चार पॉइंट्स है जिसपे कि आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन तक हमें उसका ट्रीटमेंट चलाना है पेशेंट का, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट फटाफट देख लो, जो हमने बताया है वही है, ठीक है। सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन के हैं, डे केयर कर दो या एडमिट कर दो। तो रेस्ट हमने बोला था, रेस्ट में क्या क्या तीन चीजों की बात करी थी अपन ने। पहला यूटेराइन ब्लड फ्लो था, रेस्ट की अगर बात करें तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा रहा था, वो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा रहा था।
यूटेराइन ब्लड फ्लो बढ़ा रहा था, तो उससे जो आपका प्लेसेंटल परफ्यूजन बढ़ रहा था, और बीपी को जो है वो कम कर रहा था। ठीक है, बीपी को हमें चेक करना है 4 टाइम्स डेली, 4 टाइम्स अ डे, 4 बार दिन में 4 बार, मतलब 6 4 जा 24, हर 6 घंटे में बीपी का चेंज होना है। फिर हमने बोला था कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लो, प्लेटलेट काउंट करवा लो, कोगुलेशन प्रोफाइल करवा लो। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है या 1 लाख के बराबर है तो हमें प्लेटलेट कोगुलेशन प्रोफाइल करवानी है। और फिर इन्होंने बोला यूरिक एसिड करवा लो किडनी फंक्शन के लिए, क्रिएटिनिन केएफटी के लिए किडनी फंक्शन के लिए करना है, और जो एलएफटी है लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, जिसमें कि एएसटी एएलटी और एलडीएस देखना है। क्या मतलब हुआ इससे? यहाँ पे हम रूल आउट करना चाह रहे हैं हेल्प सिंड्रोम को। ठीक है, फिर 24 आवर्स यूरिन फॉर प्रोटीन देखना है कि प्रोटीन कितना निकल रहा है, 24 आवर्स में प्रोटीन कितना आ रहा है यूरिन में, वो हमें डिपिस्टिक मेथड से आप चेक कर लोगे। फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी में जब बीपी बढ़ता है तो आईज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आईज चेंजेस आते हैं, जिसमें कि सिम्टम्स के रूप में अगर पेशेंट को देखा जाए तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होता है। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होता है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है। और अगर आप फंडोस्कोपी जब इसकी करोगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से जब फंडोस्कोपी देखोगे, फंडल फंडल चेंजेस आते हैं इसमें। फंडल चेंजेस में हमें एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, रेटिनल डिटैचमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रेटिनल डिटैचमेंट हमें मिल सकता है, बीपी के कारण ये दिक्कत आती है। अब फीटल वेलबींग असेसमेंट, डीएफएमसी क्या होता है? डीएफएमसी का मतलब होता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। मतलब रोज, अब जब आपने कभी गौर किया हो, घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो डॉक्टर ने बोलता है कि फीटल मूवमेंट को आपको काउंट करके लिखना है, डेली लिखना है, 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर के अगले दिन 9 बजे तक आपको 24 घंटे में कितना काउंट करना है। ठीक है, तो एक एक घंटे का ड्यूरेशन रहता है वो, वैसे इसका एक चार्ट बनता है कि 9 से 10 में कितना काउंट आया, 10 से 11 में कितना काउंट आया, 11 से 12 में कितना काउंट आया, तो ऐसे हमें देखना रहता है। ठीक है, तो उसका एक चार्ट बन जाता है। पहला पॉइंट हो गया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, एनएसटी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कार्डियो ट्रोपोग्राफी करवाएंगे, सीटीजी मशीन होती है उससे हम देखते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाना है, और 5 यूएसजी डॉपलर करवाते रहो, है ना, यूएसजी डॉपलर देखना है। अगला जो आएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर बीपी जो है 105 mm, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 105 mmHg से ज्यादा है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। लेवेटलॉल आईवी देना है, हाइड्रोलिजन आईवी देना है, और नेफिडिपिन दे सकते हो। ठीक है, फिर कम, अब इसमें जो है ना, मैंने बोला था ना, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, उस बेसिस पे 4 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट में एक तो या तो वो कंप्लीट कंट्रोल हो गया, या जो बीपी है वो बड़े परसिस्टेंटली हाई बना हुआ है, वो कम ही नहीं हो पा रहा है। और सी में परसिस्टेंटली राइजिंग बीपी टू सीवियर लेवल डेस्पाइट एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, मतलब बीपी बढ़ रहा है, हम दवाई दे रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और डी में एक और, जो डी हमारा सबसे खतरनाक है, कि सीवियर प्रीएक्लेम्पिया हो गया विद इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट डिलीवरी, कि फटाक से आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़े, अगर कोई डाउट होता है तो आप फट से कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसको शॉर्ट करने के लिए उसका रिप्लाई देंगे, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल, वही मैंने 3 कैटेगरीज आप लोगों को बताई हैं। एक, ए पर्सनल हाई बीपी, 2 पर्सनल हाई बीपी है लेकिन दवाई दे रहे हैं तो भी कम नहीं हो रहा है, और डी मैंने सीवियर प्लेक्लेम्शिया विद इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे बॉक्स बोल दें, कौन सा 18.3 बॉक्स देखोगे तो इंडिकेशंस ऑफ इमीडिएट डिलीवरी क्या होती है, पर्सिस्टेंटली सिम्टम्स सीवियर प्रीएक्लेम्शिया के सिम्टम्स हैं, डिलीवरी करनी पड़ेगी। पल्मोनरी इडीमा है, हो रहा है, या फिर हाइपोक्सिया हो रहा है, 95 से कम है। पल्मोनरी इडीमा होगा जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होगी, हाइपोक्सिया होगा, और 95% से कम एसपी PaO2 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, ब्लड के अंदर, वो वाला PaO2 है, 95% से कम, SpO2 नहीं है ये। फिर हेपेटोसेलुलर इंजरी अगर हो गई है, इंक्रीज AST ALT ट्वाइस द नॉर्मल ओलिगोरिया, वही हमने हेल्प सिंड्रोम में बोला था कि डबल वैल्यू से, कि डबल द अपर लिमिट, मोर देन द अपर लिमिट जो है उससे अब ट्वाइस हो गया है।
फिर ओलिगोयूरिया है, बहुत कम यूरिन आउटपुट 500 ml पर 24 आवर से कम है। एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल आ रही है, मतलब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। FGR विथ नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस, ठीक है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया है, नॉन एश्योरिंग फीटल स्टेटस है, एक्लेम्पशिया हो गया है, यूए डॉपलर जो है REDF हमें मिल रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर प्रीटर्म में और टर्म बेबी में। अब कंप्लीट कंट्रोल हो गया है। अब दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे कि बच्चा जो है वो प्रीटर्म बेबी है और टर्म बेबी है। तो प्रीटर्म अगर बेबी है मतलब 34 वीक से कम है तो हमें उसको डिस्चार्ज कर दो और बोलना है भैया रेगुलर एंटीनेटल चेक पे आ जाइए। अगर बेबी 34 वीक से टर्म बेबी है, क्लोज टू 37 है या ग्रेटर देन 34 वीक्स है, तो हमें कोशिश करना है कि हम उसे एडमिट कर लें, 37 वीक्स तक लेकर के आए या 37 वीक्स को पार करवाएं, उसके बाद हम डिलीवरी कर पाए, ठीक है। मतलब अगर 34 से कम है तो भाई घर चले जाओ, 34 से ज़्यादा है तो हम 37 तक लेकर के आएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। फिर अगर बीपी परसिस्टेंटली हाई है तो हम क्या करना है कि हमें कोशिश करना है कि वो 37 वीक्स तक हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए ही 37 वीक्स तक लेकर के जाएं, और नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 34 वीक्स तक हम उसको को लेकर के रोके रहें, बेबी को 34 वीक्स का हो जाए तब तक हम एडमिट करे रहें उसको, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी करवाना है। फिर परसिस्टेंटली हाई बीपी टू सीवियर लेवल डिस्पाइट एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी है। यहाँ पर इस वाले केसेस में भी कि भैया बहुत ज़्यादा बीपी हो रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दे रहे हैं फिर भी बढ़ा हुआ है, यहाँ पर सीवियर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, इमीडिएट डिलीवरी करनी पड़ेगी। इमीडिएट डिलीवरी रिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन का वो नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रुकोगे तो माँ की जान को खतरा हो सकता है ना, लेडी जो है उसकी उसको जान को खतरा हो सकता है। अब इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि हमें बच्चे को अब डिलीवरी करवानी पड़ेगी, तो बच्चा अगर 34 से कम का है तो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए, तो कपल काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रांसफर टू अ टर्शरी सेंटर, टर्शरी सेंटर पे अगर व्यवस्था नहीं है तो टर्शरी सेंटर पे आपको लेकर जाओ अगर जरूरत पड़े तो। प्रोफाइलेक्टिक MGSO4 थेरेपी दे सकते हो आप, ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी देना है ना, प्रेगनेंसी प्रीटर्म बेबी है तो स्टेरॉइड थेरेपी दे देंगे, किस चीज के लिए, पल्मोनरी फंक्शन के लिए। और भी दो तीन फंक्शंस होते हैं स्टेरॉइड थेरेपी के, पल्मोनरी फंक्शन होता है, ठीक है, और एंटेरोकोलाइटिस से भी बचाता है ना, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस से भी स्टेरॉइड बचाता है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। फिर डिलीवरी करवाना है, अगर आप इंडक्शन करना है तो इंडक्शन ऑफ लेबर करो, PGE2 जेल दे दो, ठीक है। ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना। सिजेरियन सेक्शन में आप पोस्टमार्टम सीरियन सेक्शन से आप डिलीवरी करवा सकते हो। हो गया ये कंप्लीट, आगे बढ़े। अब डिलीवरी हो गई है तो ड्यूरिंग लेबर के दौरान और डिलीवरी के दौरान अगर कोई दिक्कत आती तो क्या करना है, और फिर हमें पढ़ना है परप्यूरियम के दौरान अगर कोई दिक्कत आती तो क्या करना है। छोटे छोटे सा ये एक दो स्लाइड्स और है। बीपी में राइज एंड कन्वर्जेंस में, अब इसमें रीजन दिया है, बहुत प्यारी चीज है। बीपी में राइज एंड कन्वर्जेंस में अकर ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन, है ना। स्ट्रेस हार्मोन के कारण बीपी बढ़ सकता है और कन्वर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव देना है। बीपी और यूरिन आउटपुट को हमें नोट करना है, यूरिन आउटपुट कितना आया और ब्लड प्रेशर कितना। तो प्रोफाइलेक्टिक MGSO4 दे सकते हो आप अगर बीपी 100 बराबर है, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा है 160 और 110 mmHg से ज्यादा है, या जो MAP है मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 125 mmHg है, ठीक है। तब आपको हमें MGSO4 का प्रोफाइलेक्सिस चलाना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद कर लो, हो जाएगा 4 पॉइंट्स, इतना ही लिखना है। थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं, ये जो लेक्चर्स हैं ये PG के सिलेक्ट करवाने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं PG में सिलेक्टेड नहीं हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जितने जिस लेवल पे आप हो, आपको जिस लेवल के अधिकारी हो वही करना चाहिए, है ना। मेरे अधिकार के बाहर नहीं है, क्योंकि मैं वो काम करा ही नहीं है, मैंने PG निकाले ही नहीं, तो PG नहीं पढ़ा सकते। MBBS के लेक्चर्स ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कर पाओगे, और लेक्चर्स क्वालिटी लेक्चर्स, ठीक है। चलो फालतू बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं। परप्यूरियम है, परप्यूरियम में हमने पढ़ लिया है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा से लेकर के, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर के बेसिक डेफिनेशन यही है, 6 वीक्स ऑफ 6 वीक्स तक का है ना। ACOG की डेफिनेशन क्या है, फोर्थ ट्राइमेस्टर बोला जाता है इसको, फोर्थ ट्राइमेस्टर बोला जाता है, 12 वीक्स का ये होता है, ठीक है।
चलो, वॉच ग्लोली फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। क्यों भैया 48 आवर्स ही क्यों? क्योंकि ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें कन्वर्जेंस के चांसेस, यूजुअली कन्वर्जेंस आते हैं, तो ये हमें पता रहता है, इसलिए हमें बताने वाला 48 घंटे तक ही आपको वॉच करना है अच्छे से। जो लेडी है, मदर है, डिलीवर्ड मदर है, उसको सॉरी पोस्ट डिलीवरी के बाद जो मदर है उसके लिए, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड, अगर कंटिन्यू रखना है अगर बीपी जो है वो 150 से ज्यादा है सिस्टोलिक और 100 से ज्यादा डायस्टोलिक, समझ गए। 150 और 100 से ज्यादा अगर बीपी है तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देना। आगे बढ़े, बस आगे कुछ नहीं है, इतना लिख दोगे ना काफी हो जाएगा। डेफिनेट जो हेडिंग्स है हमारी, इसको ध्यान में रखना है बिल्कुल। ये जो है ना मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो हाइपरटेंशन लिख दोगे, टीचर खुश हो जाएगा बिल्कुल। और जो है मैंने रेफरेंस लिया, सारे चार्ट्स और सारी जो थ्योरी है वो डीसी दत्ता से है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। चलिए।